नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एग्जाम बी में। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हिंदी भाषा लेने वाले हैं वे किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होगा, हिंदी भाषा से तैयारी करने के लिए क्या टिप्स है और प्रश्नों का प्रारूप किस प्रकार का होगा। आरआरबी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, मुख्य परीक्षा इस वर्ष 25 सितंबर को आयोजित की जाने वाली है। मुख्य परीक्षा जब आप उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अभी आपके पास 40 से 45 दिन ही शेष है। मुख्य परीक्षा के प्रारूप की अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा में कुल 200 अंक हैं, जिसमें से 40 प्रश्न तार्किक क्षमता के, 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 40 प्रश्न संख्यात्मक योग्यता के, 40 प्रश्न हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा जो भी आप चूज करते हैं उसके होंगे और 40 प्रश्न ही आपके कंप्यूटर के होंगे और समय सीमा है 2 घंटे। आज हम बात करते हैं कि यदि आप आरआरबी परीक्षा के लिए हिंदी विषय को चुनते हैं तो उसके लिए 40 प्रश्न होंगे जो कि 40 अंकों के होंगे। ये 40 प्रश्न कहाँ से आएंगे, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा भी देख लेते हैं। इसमें सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं वे अपठित गद्यांश से आते हैं। इसमें से लगभग 10 प्रश्न होते हैं और 10 अंकों के ही होते हैं। अपठित गद्यांश किसी पुस्तक से नहीं आता है, यह किसी भी समसामयिक विषय, कला, विज्ञान इत्यादि किसी से भी संबंधित हो सकता है। इसमें आपकी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान परखा जाता है, सबसे अधिक अंकों का होता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी के लिए अपनी रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छी करनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करना। आपको कोई भी अनुच्छेद दे दिया जाता है और उसमें कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया जाता है। आपको उचित विकल्प के साथ उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। यह भी 10 प्रश्न आते हैं जो कि 10 अंक के होते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आता है अव्यवस्थित वाक्य को सुव्यवस्थित करना, अर्थात वाक्य क्रमबद्धता। ये भी 5 प्रश्न होते हैं जो कि 5 अंकों के होते हैं। वाक्य में त्रुटि के भी 5 प्रश्न होते हैं, ये भी 5 अंक के होते हैं। ये त्रुटियां शब्दों के अर्थ से संबंधित हो सकती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से संबंधित हो सकती हैं। इसके लिए भी आपको हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही वर्तनी की अशुद्धियां, इसके भी लगभग 5 प्रश्न आते हैं जो कि 5 अंकों के ही होते हैं। वर्तनी की अशुद्धियों में मुख्य रूप से मात्राओं की अशुद्धियां पूछी जाती हैं। इसके लिए भी व्याकरण का ज्ञान होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कुछ प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से पूछे जाते हैं जो कि 2 से 4 प्रश्न होते हैं, लगभग 3 अंकों के होते हैं। और विविध प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं। विविध प्रश्नों में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं जो 2 से 3 प्रश्न ही होते हैं और लगभग 2 अंकों के होते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है, लगभग इसी प्रकार का पाठ्यक्रम आपसे पूछा जाता है। इस परीक्षा में छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि से संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उन विषयों पर ज्यादा समय न देते हुए आप वाक्य त्रुटि वाले प्रश्न, वर्तनी संबंधित अशुद्धियां, वाक्य क्रमबद्धता वाले प्रश्नों का अधिक अध्ययन करें। हिंदी भाषा अध्ययन के टिप्स क्या हैं? आप कैसे पढ़ें हिंदी भाषा? सबसे पहले तो आप प्रतिदिन हिंदी समाचार पत्रों का अध्ययन कीजिए, जिसमें संपादकीय पृष्ठ को अनिवार्य रूप से पढ़िए। यह किसी भी समाचार पत्र में अलग से एक पृष्ठ होता है या एक कॉर्नर होता है संपादकीय जिसमें लिखा होता है, उसको आप नियमित रूप से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। संपादकीय.com एक वेबसाइट है, आप वहां जाकर भी विभिन्न विषयों को पढ़ सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको रोजाना आधे घंटे की रीडिंग करनी ही है। इससे आपको शब्दों का प्रयोग समझने में सहायता मिलेगी और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि वाक्य में त्रुटि कहाँ पर है। साथ ही पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का नियमित रूप से अभ्यास करें
हिंदी व्याकरण का विशेष रूप से अध्ययन करें। हिंदी के कम से कम 20 शब्दों को प्रतिदिन देखें, उनका अर्थ जानने की कोशिश करें, उनकी मात्राएं, उनमें लगने वाले र की त्रुटियां अवश्य देखें। शब्द और वाक्य रचना का विशेष अभ्यास करें। किसी भी समसामयिक विषय को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। अंत में सकारात्मक रहें और तनाव में ना रहें। अब देखते हैं कि कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्पों द्वारा कीजिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ स्थान खाली छोड़ दिए गए हैं, इनको आपको उचित विकल्प के साथ फिल करना है। जैसे देखिए, स्वाधीनता संग्राम के लंबे कालखंड में देश में अनेक डैश हुए। अब यहाँ पर आपको उचित विकल्प 1 में दिया हुआ है कार्यक्रम, उत्सव, आंदोलन, सम्मेलन। आप इसके लिए बहुत आराम से इसको पढ़िए। पहली ही लाइन में लिखा है स्वाधीनता संग्राम के लंबे कालखंड में। स्वाधीनता संग्राम में देश में कार्यक्रम तो नहीं हुए थे, उत्सव भी नहीं हुए थे, कोई खुशी का आयोजन नहीं हुआ था, सम्मेलन भी नहीं हुए थे। उस समय केवल देश को आजाद करने के लिए आंदोलन हुए थे। तो स्वाधीनता संग्राम के लंबे कालखंड में देश में अनेक आंदोलन हुए। अवसर भी आए जब लोगों के बीच में विचारों को लेकर झगड़े, यहाँ पे गलत है, वाद विवाद नहीं हुआ था, संशोधन भी नहीं हुआ था। तो विचारों को लेकर हमेशा मतभेद होता है, इसलिए यहाँ पर मतभेद उचित लग रहा है। तो अवसर भी आए जब लोगों के बीच में विचारों को लेकर मतभेद भी उभरे। विगत 7 डैश में देश में इस प्रकार का डैश उभरा है। तो विगत 7 साल गलत है, 7 साल बहुत कम समय है। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शतक और शताब्दी 2 पर्यायवाची होते हैं, इसलिए दशक शब्द का यहाँ पे प्रयोग होगा। विगत 7 दशक में देश में इस प्रकार का उभरा है। ये उभरने के लिए हमेशा वर्ग शब्द का प्रयोग होता है, जाति, भाग या अनुच्छेद का उपयोग नहीं होता है। इसलिए देश में इस प्रकार का वर्ग उभरा है जिसने डैश घटनाओं को ही अपने जीने का आधार बना लिया है। यदि आपको कोई भी विकल्प समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए आगे पढ़ करके भी उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए, इस वर्ग का उद्देश्य है समाज में गलत तथ्यों को प्रसारित कर अपनी धौंस जमाना। यहाँ पर समाज में गलत तथ्य दिख रहे हैं, इसलिए गलत तथ्य हमेशा नकारात्मक बातों से ही उभरते हैं। यहाँ पर जिसने नकारात्मक घटनाओं को अपने जीने का आधार बना लिया। फिर इस वर्ग का उद्देश्य है समाज में गलत तथ्यों को प्रसारित कर अपनी काबिलियत की धौंस नहीं जमाई जाती है, सोच की धौंस नहीं जमाई जाती है, विचारों की धौंस भी नहीं जमाई जाती है, अपनी नेतागिरी की धौंस जमाना। तो इस तरीके से आपसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं और उन अनुच्छेदों में आपको उचित विकल्प से पूर्ण करना होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें आपको देखना है कि उसके कौन से पार्ट में अशुद्धि है। जैसे देखिए, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। यदि आपको ये पूर्ण वाक्य सही लगता है तो आप कोई त्रुटि नहीं का ऑप्शन इसमें रख सकते हैं। आप इसको बार बार पढ़िए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इसमें त्रुटि है। जैसे देखिए, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता, ये सही लग रहा है, और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी शब्द का अर्थ अपने पैरों पर खड़े होना ही होता है, आत्मनिर्भर होता है। तो यहाँ पर अपने पैरों पर भी लिखा है, स्वावलंबी भी लिखा है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका ये पार्ट हमें अशुद्ध लग रहा है। इसका सही उत्तर होगा, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी स्वावलंबी बनने में अक्षम है। दूसरा देखिए, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों, संस्मरण जो होता है वो किसी भी घटना को वापस से याद करके लिखा जाता है, और विस्मरणीय का अर्थ होता है भूल जाना। तो जब लेखक
पुरानी अपनी न भूलने वाली बातों को लिख रहा है तो उसमें विस्मरणीय शब्द का प्रयोग गलत है। यहाँ पर विस्मरणीय शब्द का अर्थ होता है भूल जाना, और यहाँ पर लेखक न भूलने वाली घटनाओं को लिख रहा है, तो वाक्य का ये अशुद्ध भाग है। इसके स्थान पर होगा संस्मरण। लेखक अपने संस्मरणों में अविस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। तो इस प्रकार से आपको एक अशुद्ध भाग वाक्य में चुनना होता है जो कि अर्थ से संबंधित अधिक होते हैं। प्रश्न उन्हीं को इसमें दिया जाता है। इसके साथ ही शब्दों की शुद्ध वर्तनी को भी पूछा जाता है। जैसे देखिए अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। यहाँ पर अतिशयोक्ति सही उत्तर है, यही शुद्ध है। इसमें श का प्रयोग पूरा होता है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण संबंधित अशुद्धि नहीं है? अध्ययन सही होता है। आगामी की जगह आगामी होता है। अधीन यहाँ पर सही है। उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं, उज्ज्वल। कुछ प्रश्न वाक्य क्रमबद्धता के होते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। ये वाक्य का पहला भाग है, ये पहला रहेगा हमेशा, और छठा वाक्य का अंतिम भाग है, ये भी हमेशा रहेगा। आपको बीच के वाक्यों को संतुलित करना है। तो इनके मध्य आने वाले अंशों को 4 भागों में विभाजित कर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। उचित क्रम में वाक्य का निर्माण कीजिए। जैसे देखिए, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकते। जैसे यहाँ पर देखिए, सामाजिक जीवन में यह पहले आ जाएगा, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। उसके बाद ल, यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो इसका सही उत्तर होगा य, ल, र, व। तो इस तरह से आपको वाक्य को क्रमबद्ध करना होता है। इसके भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ प्रश्न देखे जो परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस पाठ्यक्रम को और प्रश्नों के प्रारूप को ध्यान में रखकर ही परीक्षा की तैयारी आरंभ कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।